हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन हमने सब कर लिए थे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट यानी सॉलिड स्टेट। तो उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मैटर यानी पदार्थ क्या होता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, उनका खुद का मास यानी खुद का द्रव्यमान होता है, वह क्या कहलाती है? पदार्थ। जैसे ये पेन है, ये एक ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ है। और पदार्थों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है, यानी उनकी अवस्था के आधार पर, स्टेट के आधार पर 5 प्रकार के। और हम इस चैप्टर में मुख्यतः पढ़ेंगे ठोस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ठोस। लेकिन मुख्य रूप से हम 3 अवस्था जान लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और 5वीं बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। तो ठोस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, इधर ध्यान देना। प्रत्येक वस्तु जिसका खुद का मास यानी खुद का द्रव्यमान हो। मास क्या होता है? इस पदार्थ में निहित मात्रा, यानी ये किससे बना, इसमें निहित कितनी मात्रा हुई, वो कहलाता है मास। जिसका खुद का द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वह क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे ये पेन एक पदार्थ है, ये वाला पेन भी एक पदार्थ है। यानी जो वस्तुएं, एवरीथिंग, यानी जिसे हम सबको देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, वे सब क्या होती है? पदार्थ होती है। और पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 और वैसे 5 होती है। तो 3 कौन कौन सी है? ठोस यानी सॉलिड, फिर है द्रव, और तीसरी है गैस, चौथी प्लाज्मा, और 5वीं बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। और हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस क्या होता है, मैं नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं ठोस, द्रव और गैस के बारे में, जो आप 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। 10वीं तक में ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, खास तौर से 9th क्लास में। तो ठोस क्या होता है, यानी ठोसों में अवयवी कण। अवयवी कण में आपको याद रखना इस चैप्टर में वो हो सकता है परमाणु, वो हो सकता है अणु, और वो हो सकता है आयन। तो मैं शॉर्टली इंट्रोडक्शन करवा देता हूं आपका। अंतर आणविक आकर्षण बल अधिकतम होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल होता क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है? यानी ये है अवयवी कण। मान लो परमाणु, क्या है? परमाणु, यानी 2 परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। अंतर यानी आंतरिक अणुओं के बीच आकर्षण, यानी अंतर आणविक आकर्षण बल, यानी 2 परमाणु या अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? अधिकतम होता है। इसी कारण ये अणु बहुत ही पास पास होते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान जो बहुत ही नॉर्मल यानी बहुत ही कम होता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा ठोसों के बारे में कि इनमें अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल न्यूनतम होता है। सॉरी, अंतर आणविक बल अधिकतम होता है। सॉरी। दूसरा पॉइंट, अंतर आणविक दूरी न्यूनतम होती है। अंतर आणविक दूरी क्या होती है, इधर ध्यान देना। जैसे ये कोई 2 मॉलिक्यूल परमाणु, सॉरी अणु, ये 2 कोई परमाणु है और इनके बीच की दूरी कहलाती है अंतर नाभिकीय दूरी। तो अंतर आणविक दूरी यानी ये बहुत ही कम होती है, इसी कारण अणु क्या होते हैं? तो अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक दूरी यानी 2 अणुओं के मध्य की दूरी कहलाती है नाभिक से लेकर इस नाभिक के बीच की अंतर आणविक दूरी या अंतर नाभिकीय दूरी कह सकते हैं। ये ठोसों में न्यूनतम होती है, इसी कारण ठोस क्या होते हैं? पास पास होते हैं बहुत ही ज्यादा, और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, यानी अवयवी कणों के बीच स्पेस बहुत ही कम होता है। अब तीसरे पॉइंट बात करते हैं, इसका आकार निश्चित है। यानी ये पेन है, ठोस है, तो इसका आकार निश्चित है, और इसका वॉल्यूम यानी आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। असंपीड़नता होते हैं, यानी असंपीड़नता का गुण पाया जाता है ठोसों में, यानी आप उसे कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, यानी दबा नहीं सकते हो। फिर बात करते हैं द्रव की। ध्यान देना, अगर ठोसों को आप हीट दोगे यानी उष्मा दोगे, डेल्टा ई ले लेता हूं मैं, यानी उष्मा दी, एनर्जी, तो ठोस कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? द्रव में। किसमें? यानी लिक्विड में। तो ध्यान देना, क्या होता है? अंतर आणविक बल ठोस से क्या हो जाएगा? कम, लेकिन गैस से क्या होगा? अधिक। ये ठोसों से अंतर आणविक बल कम, ठोसों से अंतर आणविक बल कम क्यों होता है? जैसे ही आपने हीट दी, इस कारण ये अवयवी कण अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगेंगे, जिसके कारण इनके बीच गैप हो जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएंगे? द्रव में चेंज हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं ठोसों की अपेक्षा द्रव में अंतर आणविक बल होता है वो कम होता है, क्योंकि इनके बीच गैप आ जाता है नॉर्मल सा।
तो अंतर आणविक बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है, लेकिन गैस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। दूसरी बात कर लेते हैं, अंतर आणविक दूरी ठोसों से तो अधिक होती है। ठोस में अवयवी कण पास पास होते हैं, इस कारण दूरी कम, और ये अवयवी कण थोड़े दूर हो जाते हैं, तो इन अवयवी कणों के नाभिकों के बीच की दूरी थोड़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी अंतर आणविक दूरी ठोसों से अधिक, किसमें, द्रव में। गैस से कम होती है, गैस से क्या होती है, कम होती है। तीसरा, निश्चित आयतन आकार अनिश्चित, यानी निश्चित आयतन कैसे, जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया और किसी पात्र में डाला, तो वो रहेगा तो 1 लीटर, लेकिन उसका आकार चेंज हो जाएगा, यानी जिस पात्र में आप डालोगे उसका आकार ले लेता है, कौन ले लेता है, द्रव। लेकिन क्वांटिटी यानी 1 लीटर था तो वो 1 लीटर ही रहेगा, यानी उनका वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और आकार अनिश्चित होता है। अगर फिर भी द्रव को थोड़ा और हीट यानी थोड़ी और उष्मा दी आपने, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में, यानी लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इफ यू हीट, अगर आपने उनको हीट किया यानी उष्मा दी तो इनमें क्या है, पहला पॉइंट, अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। क्यों होता है, जैसे ही आप हीट दोगे तो अवयवी कण बहुत ही दूर दूर हो जाते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर। अगर अवयवी कण दूर दूर है तो इनके बीच की दूरी अंतर आणविक दूरी, और लगने वाला बल अंतर नाभिकीय बल, ये अंतर नाभिकीय बल भी बहुत ही नगण्य के बराबर हो जाएगा, और अंतर आणविक दूरी तो बहुत ही अधिक हो जाएगी, बहुत ही अधिक हो जाएगी। और दूसरी, इनके बीच दूरी अधिकतम होती है, बता दिया आपको। ना तो इनका आकार ना आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है, रैंडमली गति करते हैं गैस के कण, यानी ना तो इनका आकार निश्चित होता है ना इनका आयतन निश्चित होता है। तो इस प्रकार हमने ठोस, द्रव, गैस का सामान्य परिचय पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो हमने पदार्थ की सामान्य जानकारी यानी पदार्थ 3 प्रकार के मुख्य रूप से, ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी ठोसों का वर्गीकरण। उनकी ज्यामिति यानी संरचना के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण उनकी ज्यामिति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हम उन्हें एक सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे हमें याद रहे और कंसेप्ट इजी वे में समझ में आए। दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करें, जिससे एक दूसरे की तुलना करके हमें चीजें भी आसानी से याद हो जाए। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों साथ साथ। तो पहला गुण है क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामिति। पहला गुण दोनों के साथ साथ पढ़ रहे हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय के लिए, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, यानी इनकी संरचना यानी इनका स्ट्रक्चर होता है वो निश्चित होता है। निश्चित यानी इनमें अवयवी कण मैंने बताया था, परमाणु, अणु या आयन, यानी इनमें अवयवी कण, जैसे यहाँ पे एक सोडियम का परमाणु है, तो इसके बाद एक क्लोरीन का परमाणु है, तो वापस सोडियम का परमाणु और इसके बाद वापस क्लोरीन का परमाणु, यानी हम यहाँ पढ़ रहे हैं NaCl की संरचना। NaCl में निश्चित का मतलब यहाँ Na का परमाणु होगा और Cl का परमाणु होगा, इनके अलावा कोई नहीं होगा, और एक निश्चित पैटर्न होगा। Na के बाद आएगा वापस Cl माइनस और वापस Na प्लस, और Cl माइनस के बाद वापस Na और Na के बाद वापस Cl और Cl के बाद वापस Na। यानी क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, एक निश्चित क्रम के बाद उनका दौरान होता है, यानी Na के बाद Cl, Cl के बाद Na, Na के बाद Cl। ऐसे नहीं है यहाँ Na है यहाँ वापस Na आ जाए और यहाँ Cl की जगह Cu आ जाए ऊपर, ऐसा संभव नहीं है। यानी सोडियम की संरचना है, सोडियम क्लोराइड की संरचना है, तो सोडियम तथा क्लोराइड के आयन ही उपस्थित होंगे। तो ठीक इसी प्रकार इसमें बढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में क्या चेंजेस हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में इनकी ज्यामिति, ये मेन पॉइंट है, अनिश्चित होती है। यानी क्रिस्टलीय में निश्चित होती है, जब भी इसमें अनिश्चित होती है। अनिश्चित का मतलब जैसे मैं रबड़ की संरचना ले रहा हूं, उनमें अवयवी कण बिखरे हुए रहते हैं, यानी परमाणु, अणु या आयन का पैटर्न एक निश्चित नहीं होता है, यानी इनकी संरचना अनिश्चित होती है। तो इस प्रकार ज्यामिति के बारे में पढ़ लिया। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है, कैसे होती है ये बता दिया आपको। और अक्रिस्टलीय ठोस, एक रबड़ का उदाहरण लेके, इनमें अवयवी कण यानी परमाणु, अणु बिखरे हुए रहते हैं। दूसरा गुण पढ़ रहे गलनांक। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, यानी एक निश्चित गलनांक पर ये उबलना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, गलनांक
तो इनका गलनांक निश्चित होता है, यानी जैसे आपने नमक ले लिया, मान लो मान लेता हूं नमक का गलनांक 78 है, तो इनका ये फिक्स गलनांक है, यानी ये निश्चित ताप पर पिघलने लगते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, लेकिन एक परास के मध्य होता है कि यहां से लेकर यहां तक ये गलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपने किसी प्लास्टिक की कुर्सी को जैसे जलाया तो ऐसे नहीं है डायरेक्ट जलेगी, धीरे धीरे वो रबड़ नरम होगा फिर जलना स्टार्ट होगा, यानी उनका तापमान परास एक निश्चित सीमा के मध्य होता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक निश्चित होता है और इसमें गलनांक निश्चित नहीं होता है। एक चीज याद रखनी, निश्चित परास के मध्य, यानी एक निश्चित रेंज होती है, उसके मध्य ये पिघलने स्टार्ट होते हैं। तो 2 गुण पढ़ लिए हम, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा गुण। तो हमने गलनांक क्या होता है क्रिस्टलीय ठोसों का और अक्रिस्टलीय ठोसों का, ज्यामिति क्या कैसी होती है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की, और तीसरा अंतर हम पढ़ने जा रहे हैं विदलन गुण। विदलन गुण क्या होता है? जैसे किसी भी ठोस पदार्थ को, जैसे ये मेरे पास पेन है, इसको मैं किसी अगर धारदार हथियार से काटूं, अगर पूरा पेन ठोस है, धारदार हथियार से काटूं तो एकदम चिकनी सपाट सतह मिलेगी। जैसे पनीर को काटे, किसी चक्की को काटे तो एक चिकनी सतह प्राप्त होती है, यानी किसी धारदार हथियार से किसी ठोस को काटने पर एक चमकदार सतह प्राप्त होती है, उसे कहते हैं विदलन। ये विदलन क्रिस्टलीय ठोसों में कैसे होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसे होता है? तो इनमें स्पष्ट विदलन होता है, यानी एकदम सतह चमकदार प्राप्त होती है। जैसे ये आपके पास कोई ठोस पदार्थ है, एक बात और बता दूं, ये कोई ठोस पदार्थ है, इसको आपने धारदार हथियार से या काटा तो दोनों सतह, एक इसकी सतह और एक इसकी सतह, तो दोनों सतह चमकदार एकदम स्पष्ट प्राप्त होती है, उसे कहते हैं विदलन गुण। ये किस में होता है? ये क्रिस्टलीय ठोसों में होता है, यानी स्पष्ट विदलन होता है, अर्थात धारदार औजार से काटने पर दोनों सतह अगर ठोस को काटेंगे तो 2 सतह प्राप्त होगी और दोनों सतह क्या होगी? एकदम सपाट चिकनी सतह प्राप्त होगी, और ये गुण पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोसों में। बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की। इनमें विदलन अस्पष्ट होता है, यानी क्लियरिफिकेशन नहीं होता है, एकदम क्लियर नहीं होता है, यानी इनको आप किसी धारदार औजार से यानी रबड़ को काटोगे तो एकदम सतह चमकदार प्राप्त नहीं होगी। जैसे चौक, ध्यान देना, चौक एक अक्रिस्टलीय ठोस है, एकदम काटने पर सतह चमकदार प्राप्त नहीं होती है। जबकि घरों में टाइलें वगैरह होती है, उनको काटने पर सतह एकदम चमकदार होती है, क्योंकि वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और ये चौक का उदाहरण ले लिया अक्रिस्टलीय ठोस में, तो इनकी सतह खुरदरी सतह प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एकदम खुरदरी सतह। तो मेन पॉइंट याद रखना है, क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन होता है वो स्पष्ट विदलन होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, यानी अस्पष्ट विदलन होता है। बात करते हैं प्रकृति की, यानी नेचुरल, यानी एकदम रियल ठोस यानी वास्तविक ठोस होते हैं, यानी इनका पैटर्न एक के ऊपर एक, यानी पैटर्न दीर्घ होता है, आगे गुण पढ़ेंगे। और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो एकदम ट्रू सॉलिड यानी वास्तविक ठोस, और ये होते हैं आभासी ठोस। क्या होते हैं? आभासी ठोस, क्योंकि इनमें अभिवी कणों का क्रम निश्चित नहीं होता है और इनमें अभिवी कणों का पैटर्न निश्चित होता है, इसीलिए एक वास्तविक ठोस होते हैं। अब पढ़ते हैं शीतलन वक्र, जो इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। क्या होता है शीतलन वक्र? जैसे यहां मैं एक उदाहरण ले रहा हूं भाप का, यानी H2O को ले रहा हूं। मान लो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 160 डिग्री सेल्सियस है, ये यहां पर है 60 डिग्री सेल्सियस तापमान, और धीरे धीरे आपने तापमान को घटाया 60 से 140 डिग्री, तो यहां पे 140 धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, फिर 120 डिग्री, फिर आप आगे 100 डिग्री पे। कहां आगे? 100 डिग्री पे, यानी यहां से यहां 160 डिग्री मान लेता हूं और यहां है 100 डिग्री, तो यहां आकर भाप किसमें चेंज हो जाएगा? किसमें चेंज हो जाएगा? द्रव में। किसमें? द्रव में। यानी यहां पर एक अवस्था परिवर्तन हुई। क्या परिवर्तन हुई? अवस्था, वो थोड़े समय के लिए अवस्था परिवर्तन होगी, यानी यहां एक कांस्टेंट प्राप्त होगा, यानी यहां लिख सकते हैं अवस्था परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ? अवस्था परिवर्तन। और ताप धीरे धीरे और कम किया आपने, 100 से 80 डिग्री सेल्सियस, धीरे 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 इसी प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस। क्या कर दिया? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी यहां 100 था, धीरे धीरे यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में, यानी ठोस में। यानी फिर यहां पर अवस्था परिवर्तन होगा,
यानी यहां लिख सकते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन यानी द्रव किस में चेंज हो रहा है, ठोस में, और यहां पर भाप किस में चेंज हो रही थी, द्रव में। तो थोड़े समय के लिए भाप द्रव में और द्रव भाप में, यानी साम्य स्थापित होगा यहां पर, और फिर कम करेंगे, फिर इनके बीच साम्य स्थापित, फिर हम कम करेंगे, फिर इसी प्रकार कम करते जाएंगे, इसी प्रकार ये वक्र, यानी यह वक्र असतत प्राप्त होता है। यहां लिखना पड़ेगा क्रिस्टलीय ठोसों में वक्र होता है असतत। शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होता है बच्चों, असतत। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो इनके विपरीत धीरे धीरे टेम्परेचर में कमी करने समय के साथ एकदम सतत वक्र प्राप्त होता है, कंटिन्यूटी। तो इतना ही याद रखना, क्रिस्टलीय ठोसों में जो शीतलन वक्र होता है असतत और इसमें होता है सतत। तो हमने 5 गुण पढ़ लिए, आगे गुण और पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में उनकी प्रकृति पढ़ ली, उनकी ज्यामिति पढ़ ली, उनका गलनांक पढ़ लिया, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट शीतलन वक्र के बारे में जानकारी ले ली। अब हम पढ़ रहे हैं अगला अंतर, देशिकता, जो इंपोर्टेंट भी है। देशिकता क्या होती है आगे वैसे और पढ़ेंगे इनका विस्तार, लेकिन आप यहां शॉर्टली समझो। देशिकता क्रिस्टलीय ठोसों के लिए क्या होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए क्या होती है। तो देशिकता एक गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस में होती है विषम देशिकता, और अक्रिस्टलीय ठोसों में होती है सम देशिकता। यानी जैसे मैं इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं आपको। यानी ये स्ट्रक्चर मान ले NaCl की स्ट्रक्चर है, किसकी है, NaCl में, जिसमें ये गोला आपको डिनोट कर रहा है क्लोरीन माइनस आयन को, और ये डॉट डिनोट कर रहा है Na+ को। तो विषम देशिकता क्या होती है, यानी इसकी संरचना पर अगर यहां से प्रकाश डाला जाए कहीं से भी, मान लो यहां से आप डाल रहे हो, यहां से, तो ध्यान देना, एक तो आ रहा है क्लोरीन का परमाणु और एक आ रहा है सोडियम का परमाणु, उसके बाद फिर क्लोरीन का परमाणु और फिर सोडियम का परमाणु, और इधर से देखा जाए पैटर्न, सोडियम का परमाणु, क्लोरीन का परमाणु, फिर सोडियम का और फिर क्लोरीन का। यानी भिन्न भिन्न दिशाओं से, एक दिशा से तो हमने देख लिया, एक में और यहां से देखा जाए, मान लो यहां से, तो ध्यान देना, एक और तो केवल और केवल क्लोरीन के परमाणु आ रहे हैं। ध्यान देना, केवल और केवल किसके परमाणु आ रहे हैं, क्लोरीन के परमाणु आ रहे हैं, और दूसरी ओर केवल और केवल सोडियम के परमाणु आ रहे हैं। किसके परमाणु आ रहे हैं, सोडियम के, और एक ओर से देखा जाए तो क्लोरीन के। यानी यहां से स्पष्ट होता है भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। किसमें, क्रिस्टलीय ठोसों में। इसी गुण को विषम देशिक कहते हैं, और जो ये गुण दर्शाते हैं उसे विषम देशिकता कहते हैं। जैसे मान लो अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो प्रत्येक शॉप के आगे एक लाइन बना के खड़ा होना पड़ता है, तो एक के बाद एक आदमी, एक के बाद एक आदमी, यानी प्रत्येक व्यक्ति चेंजेस हमें नजर आता है। अगर ये स्थिति लॉकडाउन की नहीं होती तो भीड़ एक जगह इकट्ठा होती, कहीं से देखने पर एक समान ही नजर आते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नजर आ रहे हैं। एक महिला खड़ी है तो एक पुरुष खड़ा है, अलग अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यही स्थिति लॉकडाउन की नहीं होती तो भीड़ एक जगह इकट्ठा होती, यानी समदेशिक हो जाता। यानी विषम देशिक में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक जगहों से देखने पर अलग अलग नजर आएंगे। क्या आएंगे, अलग अलग नजर। और ये आप प्रार्थना में भी देख सकते हो, 9th क्लास की लाइन है, 10th क्लास की लाइन है, 11th की है और 12th की है। एक और से देखूंगा 9th क्लास के स्टूडेंट, एक के बाद अलग अलग स्टूडेंट है 9th क्लास के, उनकी एज अलग अलग वगैरह। तो एक साइड से देखूंगा तो 11th, 12th, 10th और 9th के दिखेंगे, और एक और से देखूंगा तो 9th के दिखेंगे। यानी प्रत्येक जगह से देखने पर आपको अलग अलग नजर आएंगे, उसे कहते हैं विषम देशिकता। अब बात करते हैं समदेशिकता की, यानी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रबड़ की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, कहीं से देखो एकदम भीड़ वाला इलाका, कहीं से देखो भीड़ ही नजर आएगी। जैसे लंच टाइम में स्टूडेंट सभी खेलते हैं, तो कहीं से टीचर बैठा है तो एक ही भीड़ नजर आ रही, बच्चे खेल रहे हैं। यानी प्रकाश कहीं से डालो एक समान दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एक समान। यानी यदि ठोस भिन्न भिन्न दिशाओं से एक समान भौतिक गुण व्यक्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है, समदेशिक कहा जाता है। और जो गुण ये दर्शाते हैं वो क्या कहलाता है, समदेशिकता। तो ध्यान देना, कौन दर्शाते हैं समदेशिकता, अक्रिस्टलीय। ऐसे नहीं कि अक्रिस्टलीय आए तो विषम देशिक डाल दो, नहीं।
अक्रिस्टलीय है तो समदेशिक और क्रिस्टलीय है तो विषमदेशिक, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुण समान है तो क्रिस्टलीय विषमदेशिक, और भिन्न भिन्न दिशाओं देखने पर एक समान गुण हो तो समदेशिक कौन से है? अक्रिस्टलीय। अब बात करते हैं परास की। क्रिस्टलीय ठोसों में जो परास होता है ना, बहुत ही दीर्घ परास होता है, यानी ध्यान देना, जैसे किसी का घर बन रहा है तो ईंट बाई ईंट, ऐसे ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, यानी ये ठोस है तो इनका पैटर्न एक निश्चित होता है और एक दीर्घ सा पैटर्न होता है, बहुत ही लंबा होता है। दीवार खड़ी की जाती है तो बहुत सारी ईंटें पैटर्न वाइज डाली जाती है, यानी इनका पैटर्न होता है जो बहुत ही दीर्घ यानी बहुत ही लंबा होता है, दीर्घ परास का होता है, जिनमें अवयवीकरण एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, तो ध्यान देना। और इसमें अक्रिस्टलीय में क्या होता है? लघु परास, थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे अवयवीकरण इधर उधर इधर उधर, यानी एक लंबी परास नहीं बन पाती है, किसकी अपेक्षा? क्रिस्टलीय ठोस की अपेक्षा। तो आज की क्लास में हमने क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अंतर जान लिया, यानी क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उनके गलनांक क्या होती है, उनकी परास क्या होती है, उनका शीतलन वक्र भी जाना, और आज की क्लास को यही विराम देते हैं।